Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are actually going to start our 11th biology syllabus. So as in previous video lecture we have gone through with the detailed introduction about the syllabus, where we have learned that there are 16 chapters included in your 11th syllabus, out of which approximately 5 to 6 chapters have been deleted due to this corona pandemic. So nevertheless, first chapter is your living world. ये आपका पहला चैप्टर है और ये पहले चैप्टर में से बहुत सारा पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है. ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया गया है सिवाय एक पॉइंट के. तो उसी एक पॉइंट को जो है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. इफ वी ऑब्जर्व अराउंड अस इन डे टू डे लाइफ, अगर हम अपने आतराफ का जायजा लें तो हमें बहुत सारी जानदार चीजें नजर आती है, बहुत सारी गैर जानदार चीजें भी जो है वो नजर आती है. तो सबसे अहम सवाल, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदार चीजों में और गैर जानदार चीजों में क्या बुनियादी फर्क है. ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर यही समझाने की कोशिश की गई है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाते हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करती है. ठीक है, तो इस मौजू पे, इस पॉइंट पे जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. कुछ 5-6 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत अहम है, जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करती हैं, अलग करती हैं. ठीक है, उसके बारे में हम आज जो है वो मुताला करेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो है मेटाबॉलिज्म. क्या है? मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन से दैट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच डिफरेंशिएट नॉन लिविंग फ्रॉम लिविंग. यानी कि जानदार चीजों को गैर जानदार चीजों से अलग करने वाली बुनियादी शय अगर कोई है तो वो है मेटाबॉलिज्म. क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर जो है वो होता है और नॉन लिविंग के अंदर कतई तौर पे नहीं होता है. तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेटाबॉलिज्म कहाँ किसे जाता है, इसके लफ्जी मानी क्या है और मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या होता है. तो सबसे अहम चीज ये है कि मेटाबॉलिज्म इज जस्ट फॉर एनर्जी, यानी कि तवानाई के लिए, एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देखिए, इफ यू आर कंसिडरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप जानदार चीज की बात कर रहे हैं तो इट मस्ट परफॉर्म फंक्शन, वो काम करना जरूरी है. ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दैट पर्टिकुलर लिविंग थिंग मस्ट परफॉर्म द फंक्शन, एंड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन यू मस्ट नीड एनर्जी. आपको तवानाई की जो है वो जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे हूं, ये पॉइंट ए से चल के मैं पॉइंट बी तक आ गया. ठीक है, आई हैव परफॉर्म द फंक्शन, मैंने काम किया, और इस काम करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो ये जो एनर्जी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहां से आती है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म की वजह से आती है. तो क्या है एक्चुअल मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म एक्चुअली दो चीजों को मिला के कहा जाता है, दो एक्टिविटीज को मिला के कहा जाता है. ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज? एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरी है एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू नथिंग बट दी मेटाबॉलिज्म. इसी को कहा जाएगा मेटाबॉलिज्म. लो, अब मेटाबॉलिज्म ही चल रहा था, अब कैटाबॉलिज्म भी आ गया, एनाबॉलिज्म भी आ गया. क्या है कैटाबॉलिज्म और क्या है एनाबॉलिज्म? तो सिंपल अल्फाज में इसको समझ लीजिए. कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन, यानी कि चीजों का टूटना. एनाबॉलिज्म यानी कि टू कंस्ट्रक्ट. ठीक है, कुछ चीजें बनाना. ठीक है, आम भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, टूट जाना, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्ट यानी कि तैयार होना. अब दोनों को मिला दीजिए, टूटना और बनना. टूटना कैटाबॉलिज्म, बनना एनाबॉलिज्म. तो टूट के कोई चीज अगर बनती है तो उस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा मेटाबॉलिज्म. क्या कहा जाएगा? मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फूड इनटेक लिया, खाना अगर आपने अंदर लिया, एक आपने निवाला तोड़ा, उसको मुंह में डाला, तो ये जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका पहले कैटाबॉलिज्म होता है. क्या होता है?
कैटाबॉलिज्म। आप उसको मुंह में लेंगे, चबाएंगे, फिर उसको निगलेंगे, फिर वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए आपके स्टमक में जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे उसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन। अब वो फूड में जो मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गई, प्रोटीन अलग हो गई, लिपिड्स अलग हो गए, न्यूक्लिक एसिड अलग होगा, तो वहां पे चीजें ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं, अलग अलग हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। अब ये जो टूटी हुई चीजें हैं, बिखरी हुई चीजें जो है वो आपस में जुड़ती हैं और उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज जो है वो तैयार होती है, ठीक है। समझ लीजिए कि ब्लड में इजाफा हो रहा है, बोन में इजाफा हो रहा है, मसल्स में इजाफा हो रहा है, कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द एनाबॉलिज्म, ठीक है। समझ में आया मेटाबॉलिज्म क्या है? तो ये मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। छोटा सा सेल है, उसमें भी मेटाबॉलिज्म होगा, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जानवर है, उसके अंदर भी जो है वो मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो समझ में आया मेटाबॉलिज्म? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ना, एनाबॉलिज्म यानी कि जोड़ना। तोड़कर जोड़ने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, फीचर, प्रिंसिपल ऑफ लिविंग लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है, ग्रोथ यानी कि बड़ा होना, किसी चीज के अंदर इजाफा होना, उसी को ग्रोथ कहा जाता है। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, साथ ही साथ डेवलपमेंट। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ के डेफिनेशन के मुताबिक किसी चीज में इंक्रीमेंट होना या इजाफा होना, ठीक है। अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप ग्रोथ कंसीडर करें, तो बचपन में आप सब लोग छोटे थे, ठीक है, हर कोई छोटा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। बस बचपन में आप छोटे थे, ठीक है। तो छोटे जब आप थे, आपका वेट कम था, आपकी हाइट कम थी, आपका मसल्स कम थे, आपके बोन्स छोटे थे, ठीक है। अब आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हुई, आपके बोन में, मसल्स में, वेट में, हाइट में इजाफा हुआ है। दैट इज नथिंग बट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उसके अंदर पर्टिकुलर थिंग इज अ लिविंग थिंग, उसके अंदर जो है ये चीज होती है, ग्रोथ होती है। अब एक दूसरा इसके अंदर ड्रॉबैक ये है, या कह लीजिए कि एक्सेप्शन ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेत का एक टीला है, ठीक है, रेत का एक छोटा सा टीला है और रेत की आंधी चली, उस टीले के ऊपर बहुत सारी रेत आके जमा हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर रेत का टीला है, ठीक है, और ये रेत के टीले के ऊपर दूसरा भी एक रेत की आंधी आई और उसके ऊपर रेत सारी आके जमा हो गई, ठीक है। तो आप डेफिनेशन के मुताबिक कहेंगे कि भाई ये रेत के टीले में भी तो इजाफा हुआ है, इसकी भी तो हाइट बढ़ी है, इसका भी तो वेट बढ़ा है, ठीक है। बट दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल ग्रोथ। ये कौन सी ग्रोथ है? एक्सटर्नल ग्रोथ ये कहलाती है, ठीक है। मगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, अंदरूनी जो है वो ग्रोथ होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लिविंग का। उसके अलावा तीसरा जो है वो है एजिंग। देखिए, वक्त का असर हर एक जीव के ऊपर होता है, हर एक जानदार के ऊपर होता है। जैसे वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एज जो है वो होती रहती है, ठीक है। अब 10 साल का कोई बच्चा देख लीजिए, ठीक है, वो 20 साल का कोई यंग पर्सन देख लीजिए, 30 साल का देख लीजिए, 50 साल का, तो इनके अंदर एज का इफेक्ट जो है वो हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर होती है, ठीक है। इसी को एज कहा जाता है, ठीक है। अब फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, सही बात है, एज नंबर है, मगर उस नंबर के हिसाब से बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो मुतासिर होते हैं, ठीक है। अगर आप 20 साल के बच्चे को दौड़ा लें और 80 साल के एक ओल्ड पर्सन को आप दौड़ा लें, तो 20 साल का जो लड़का है वो ज्यादा देर तक दौड़ पाएगा, मगर 80 इयर्स का जो ओल्ड पर्सन है वो ज्यादा देर तक या ज्यादा तेजी से जो है वो दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द एजिंग। ये क्या है? एजिंग। क्योंकि उस ओल्ड पर्सन के
बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो बहुत ज्यादा दिनों से काम कर करके थक गए, ठीक है, उसकी इफिशियंसी उससे जो है वो मुतासिर होती है, दैट इज एजिंग। तो ये जो इफिशियंसी का मुतासिर होना है, ये एजिंग का जो प्रोसेस है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज थर्ड थिंग। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ रेस, यानी कि the process by which living organism create their own kind of living organism, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जानदार अपने जैसे ही दूसरे जानदार को तैयार करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब ये क्यों जरूरी है? टू मेंटेन अवर रेस, टू कंटिन्यूटी फॉर द रेस, क्योंकि हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन निहायत ही जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल टाइगर का ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट खुद जो है वो टाइगर की रिप्रोडक्शन को जो है वो बढ़ावा दे रही है, क्योंकि बहुत गिने चुने जो है वो बन चुके हैं। अगर ये खत्म कर दिया जाए तो इनकी नस्ल जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुदरती तौर पे ये एक फीचर होता है, ये एक कैरेक्टर होता है, जहां पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जैसे ही दूसरे जानदार को जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वजूद बरकरार रहता है, उनकी रेस, उनकी स्पीसीज जो है वो बरकरार रहती है। ये सबसे अहम तरीन फायदा है रिप्रोडक्शन का। अब आप कहेंगे कि खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते, बिल्कुल सही है, बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल म्यूल। म्यूल क्या है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन डोंकी एंड हॉर्स। डोंकी एंड हॉर्स को अगर क्रॉस किया जाए तो इनसे पैदा होने वाले को म्यूल कहते हैं, MULE, म्यूल। सो म्यूल इज स्टेराइल, म्यूल स्टेराइल होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, वो है लिविंग बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, एक्सेप्शन केस है। उसके अलावा हनी बीज, हनी बीज के अंदर भी रिप्रोडक्शन सिर्फ क्वीन करती हैं, ठीक है। शहद के मक्खियां जो होते हैं उनमें सिर्फ क्वीन जो है वो रिप्रोडक्शन करती हैं, बाकी के वर्कर जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हनी बीज नॉन लिविंग है क्या? नहीं, वो भी लिविंग है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल केसेस उसके अंदर कुछ होती हैं। ओके, हमारे अंदर भी, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनकी औलाद जो है वो नहीं होती है, तो वो नॉन लिविंग है क्या? नहीं, वो भी लिविंग ही है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस उनके अंदर होते हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। उसके अलावा पांचवी चीज जो है वो है डेथ, ड्यू टू लूजेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म, डेथ। हमें पता है कुल्लुन नफ्सुन जायक़तुल मौत, यानी कि जो हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, ठीक है। अगर कोई जानदार है तो यकीनन उसे मरना है एक ना एक दिन, ठीक है। तो डेथ भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर वो जानदार है तो कभी ना कभी जाके एजिंग होके उसकी डेथ जो है वो जरूर होगी, ठीक है। तो डेथ हो क्यों नहीं है? बायोलॉजिकल रीजन इसके पीछे अगर आप देखें डेथ का, कि डेथ क्यों होती है, सो इट इज ड्यू टू दी लॉसेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की वजह से हमने ऊपर देखा कि आपको एनर्जी जो है वो मिल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उससे आप एनर्जी गेन कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी खत्म होगी, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो बॉडी के अंदर, वो पर्सन के अंदर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको एनर्जी मिलेगी क्या? बिल्कुल सही, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब होता यह है कि एनर्जी नहीं मिलने की वजह से, मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी खत्म होने की वजह से धीरे 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 एजिंग बढ़ती है और उसके बाद जो है वो एक वक्त आता है कि वो डेथ, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज नथिंग बट दी डेथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई रिस्पॉन्स टू थर्मल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन सराउंडिंग। हमारे आतराफ में, चाहे वो केमिकल स्टिमुलाई हो या बायोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, कोई भी अगर तब्दीली आ रही है तो उसका एहसास
हमें होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्टिमुलाई। अगर आपके बाजू बैठे शख्स ने आपको अगर पिन चुबा दिया, ठीक है, पिन चुभ गया आपको, तो क्या होगा? आपको एहसास नहीं होगा क्या? बिल्कुल आपको एहसास होगा और अपना हाथ जो है आप झट से वहां से हटा लेंगे। दैट इज नथिंग बट दी स्टिमुलाई। अगर आपका हाथ किसी ने जो है वो एक गर्म चीज के ऊपर रख दिया तो आपको एहसास होगा, बिल्कुल आपको एहसास होगा। तो ये क्या है? स्टिमुलाई है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये स्टिमुलाई होता है, यानी कि वो अपने आतराफ में होने वाले फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सर्दी का महसूस करना, गर्मी का महसूस करना, पिन का चुभ जाना, गर्म चीज पे हाथ रख देना, तो ये सारी चीजें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स महसूस करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलाई। तो ये सारी चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एजिंग, रिप्रोडक्शन, डेथ एंड स्टिमुलाई। तो ये सिंपल एक एक वर्ड में आप याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम्स के अंदर ये सवाल आता है तो वो वर्ड को आप इलेबोरेट करके अपना आंसर जो है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में दैट इज लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ यही पॉइंट जो है वो स्टडी के लिए, एग्जाम्स के लिए जो है वो मौजूद है। बट इसके अलावा दूसरे और बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि हर्बेरियम है, जूलॉजिकल पार्क है, ऐसे दो चार और पॉइंट थे इसके अंदर जो कि कट कर दिए गए हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में भी इसको हम देखेंगे। नीट के ताल्लुक से इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। बट ये एक पार्ट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इसको जो है वो भी ले लिया है। सो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, सिस्टमैटिक। उसका भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया, आधा चैप्टर जो है वो डिलीट किया गया है और आधा चैप्टर जो है वो बाकी है। अगर कौन कौन से आपको पता ये करना है कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए, कितना पोर्शन डिलीट किया गया है, तो आप इससे पिछले वाला वीडियो जो है वो जरूर देखें। और ये वीडियो के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक, PDF फाइल भी जो है वो लिंक कर दी है, तो आपको अगर जानना है तो वो फाइल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये रुकते हैं, इसके आगे इंशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर जो है वो जल्दी शुरू करेंगे। लेक्चर कंटिन्यूअसली जो है वो आपके आते रहेंगे, तो देखते रहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो अब तक नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।